हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम मॉलिक्यूलर पोलरिटीज एंड वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम ऑलरेडी पिछले कुछ क्लासेस में यह बात कर चुके हैं कि रेजोनेंस क्या होता है, फॉर्मल चार्ज के बारे में भी पढ़ चुके हैं और उसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ रहे हैं वान डेर वाल फोर्सेस के बारे में या फिर वान डेर वाल इंटरैक्शन के बारे में, जिसमें हमने वान डेर वाल फोर्सेस के बारे में पूरा डिटेल से समझ लिया था और उसके हम क्लासिफिकेशन या टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो टाइप्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। जिसमें हमने पढ़ा था कि आयन डाइपोल इंटरैक्शन क्या है और डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन क्या है। अब उसी को ही कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम बचे हुए दो प्रकार के वान डेर वाल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वान डेर वाल फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपनी तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा। हमने दो प्रकार के वान डेर वाल फोर्सेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो हमारे पास तीसरे प्रकार का वान डेर वाल फोर्स आता है जिसमें हम बात करते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन के बारे में। ठीक है, इसी को ही हम कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी भी नाम से पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, वान डेर वाल फोर्सेस के बारे में ही बात करी जा रही है। ध्यान रखना कि वान डेर वाल फोर्स किसी बॉन्ड की वजह से नहीं हो रहा है, ये एक स्पेस के थ्रू फोर्सेस लग रहे हैं दो मॉलिक्यूल के बीच में, इसलिए इसको हम वान डेर वाल फोर्स कह रहे हैं। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है। तो अब यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म समझने की जरूरत है। एक तो हमारे पास है आयन, जो कि हम सभी जानते हैं कि आयन दो प्रकार के होते हैं, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन पर निगेटिव चार्ज होता है। ये सभी चीजें हम पहले से ही जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखना चाहते हैं तो Na+ होता है और Cl-, यह कैटायन है, यह एनायन है। अब यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है इंड्यूस्ड डाइपोल। हम यह बात तो जानते हैं कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम जानते हैं कि हमारे पास परमानेंट डाइपोल की कैटेगरी में आता है, जिसमें हम अगर बात करते हैं तो आयनिक मॉलिक्यूल आ जाते हैं। दूसरा हमारे पास डाइपोल आता है जिसमें हम अगर बात करते हैं तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल यानी कि पोलर मॉलिक्यूल की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इंड्यूस्ड डाइपोल की अगर बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल जो हमारे पास होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल और दूसरा नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है वो बातें हम ऑलरेडी समझ चुके थे पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पर अगर हमें बात करना है इंड्यूस्ड डाइपोल के बारे में तो हमें नॉन पोलर के लिए बात करना पड़ेगा। और यह जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा इसके पास कोई भी चार्ज तो नहीं होता है क्योंकि यह नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बट जो हमारे पास आयन है, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, वो इसको इंड्यूस्ड करते हुए इसमें पोलैरिटी इंक्रीज कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यह जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है वह एक पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लग जाता है। इस वजह से इसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। और जब एक आयन और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन होगा, फोर्स लगेगा, वान डेर वाल फोर्स लगेगा, तो इसी प्रकार के इंटरेक्शन को ही कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन या फोर्सेस। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हमें समझना है तो हमें पहले इन चीज़ों को लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम इसमें
बहुत ही डिटेल से भी एक एग्जाम्पल देंगे, उसके थ्रू आप लोग चीज़ों को समझ भी जाएंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहते हैं तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जैसे कि Na+ एक कैटायन है। अब हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है Cl और Cl हो, ठीक है, यानी कि Cl2 हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। अब इसमें हम सभी जानते हैं कि यह जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो इसके सेंटर में प्रेजेंट होंगे क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट एक ही हैं। तो ऐसा सिचुएशन में जब यह हमारे पास आयन आता है जो कि कैटायन है, वह इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को या फिर मैं कहूं इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो जब यह अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस क्लोरीन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वह इस क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर हमारे पास एक प्रकार का इंटरेक्शन होने लग जाता है, फोर्स लगता है, और इसी फोर्स को ही हम कहते हैं कि यह आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है। और यह जो हम देख रहे हैं डाइपोल, ठीक है, ये एक्चुअली पहले से डाइपोल नहीं था, बट ये जो हमारे पास आयन आया है वह इस मॉलिक्यूल में डाइपोल क्रिएट किया है, डेवलप किया है। इस वजह से इस डाइपोल को हम कहते हैं कि यह इंड्यूस्ड डाइपोल है, ठीक है, यह किसी और की वजह से इंड्यूस हुआ है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये हमने बात किया कि आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है। अब यहां पर हम चलिए चीजों को लिखते हैं और फिर आगे चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसे सेंटेंस को लिख सकते हैं कि आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या इंटरेक्शंस, ठीक है, और द इंटरेक्शन या फोर्सेस बिटवीन आयंस, ठीक है, यह एक आयन के बीच भी हो सकता है और एक से अधिक आयन के बीच भी हो सकता है, ठीक है, बिटवीन आयंस एंड ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहां पर ए वर्ड हटा दीजिए क्योंकि हो सकता है एक से अधिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाए, ठीक है। तो यहां पर हमने प्रोसेस आपको समझाया कि हमारे पास जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वह क्या है, आयन के संपर्क में आ रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पर इसमें टर्म्स लिख दे रहा हूं कि व्हेन, ठीक है, व्हेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, व्हेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज ब्रॉट, ठीक है, लाया जा रहा है, इज ब्रॉट नियर टू दी आयन, ठीक है। अब वो आयन कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर मैं फिलहाल सपोज कर ले रहा हूं कि वह हमारे पास कैटायन है, वह एनायन भी हो सकता है, बट यहां पर मैं सेंटेंस को बैठाने के लिए मैं सपोज कर रहा हूं कि वह कैटायन है, ठीक है। देन तब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, या जो हमारे पास कैटायन है, ठीक है, कैटायन अट्रैक्ट्स, क्या करता है, यह अट्रैक्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, वह क्या करता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर लेता है। देयरफॉर, जिसकी वजह से क्या होता है, देयरफॉर दी पोलैरिटी, ठीक है, पोलैरिटी डेवलप्स बिटवीन दी एटम्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच क्या हो जाता है, यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप हो जाता है, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ओके। और फिर इसी में ही और भी चीज़ें लिखी जा सकती हैं कि चलो इसी में और थोड़ा मैं सेंटेंस बढ़ा देता हूँ। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन
दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, इज नोन, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम कहते हैं कि यह हमारे पास है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी आपको समझाया कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर हम इसी एग्जाम्पल को फिर से देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बट यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आप सभी को चीज़ें समझा रहा हूँ कि हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास Na+ एक कैटायन है और यहाँ पर हमारे पास एक क्लोरीन है जो कि क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो यह Na+ जो होता है वह जैसे ही इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के संपर्क में आता है, यह कैटायन होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास पोलैरिटी डेवलप्स हो जाती है। यहाँ पर Δ+ चार्ज आ जाता है, यहाँ पर Δ- चार्ज आ जाता है। तो अगर इसी को ही हम देखते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम ऐसे इसको देख सकते हैं जैसा कि हम अभी तक स्ट्रक्चर्स बनाते आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, एंड यहाँ पर तो हमारे पास आयन प्रेजेंट ही है जो कि कैटायन के फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार के इंटरेक्शन को ही हम कहते हैं कि यह हमारे पास है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर डाइपोल जो है वह इंड्यूस्ड डाइपोल है, ओके। इससे पहले हम जो डाइपोल देख रहे थे वो हमारे पास परमानेंट डाइपोल था, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप थे, बट यहाँ पर पहले से डेवलप नहीं था। ये तो पहले से हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल था जिसमें हमारे पास जो कैटायन, जो हमारे पास चार्जेस हैं वो परफेक्टली अरेंज हैं, ठीक है। इसमें पहले से ही क्या है, यहाँ पर चार्जेस अरेंज हैं जो कि एक नॉर्मल वे में डिस्ट्रीब्यूट हैं। बट जैसे ही यहाँ पर हम कैटायन ला रहे हैं, ये हमारे पास जो चार्जेस हैं वो क्या हो रहे हैं, एक तरफ शिफ्ट हो जा रहे हैं। सभी निगेटिव चार्जेस इस तरफ शिफ्ट हो गए और पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव के बीच हमारे पास रिपल्सन काम करेगा और पॉजिटिव निगेटिव के बीच में हमारे पास अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं, ओके, समझ गए होंगे इस बात को। तो यहाँ पर हमने ये बातें समझा, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख भी सकते हैं। चलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ कि when Cl2 molecule comes in the contact of Na+, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, इस टाइप के इंटरेक्शन को ही हम कहते हैं इज नोन, ठीक है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं फोर्सेस, ओके। तो ये हमने एक छोटे से एग्जाम्पल से भी इन चीज़ों को देखा। तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं अपने लास्ट प्रकार के वान डेर वाल्स फोर्सेस के बारे में, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब चलिए अगले प्रकार के इंटरेक्शन या फिर डाइपोल फोर्स के बारे में बात करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं वान डेर वाल्स फोर्स के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास अगले प्रकार का वान डेर वाल्स फोर्स जो आता है उसमें हम बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है। वैसे तो आप अगर बुक में देखेंगे या फिर किसी और राइटर के बुक में देखेंगे या फिर कहीं भी और बुक में देखेंगे तो हो सकता है लंदन फोर्स के बारे में भी बात किया गया हो, बट ये कुछ रेयर बुक्स में ही देखने को मिलता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उतनी चीज़ों पर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। हम बात करते हैं अपने चौथे प्रकार के वान डेर वाल्स फोर्स के बारे में, जिससे हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन या फोर्सेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इन चीज़ों को इरेज नहीं कर रहे हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद नोट डाउन करने की बारी आएगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझना, हमारे पास
यहाँ पर दो टर्म लिखे गए हैं, एक तो डाइपोल है और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल है। ठीक है, तो डाइपोल तो हम पहले से ही जानते हैं कि क्या होता है। डाइपोल मतलब हो गया कि एक पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, डाइपोल का क्या मतलब हो गया कि हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम जानते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, H2O हो गया, हमारे पास अमोनिया गैस हो गया। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, ये हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल के कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब अगर हम बात करते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, तो मैंने आपको समझाया था कि इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब हो गया कि हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम पहले से ही जानते हैं कि ऐसा कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल जो कि कोवैलेंट बॉन्ड से तो जुड़ा होना चाहिए उसके एटम्स, और साथ ही साथ उसमें जो हमारे पास दोनों एटम है उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल ही होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा था कि हमारे पास Cl2 है, हमारे पास हो गया F2 हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक कार्बन है जिसकी वैलेंसीज किसी और के थ्रू भी कंप्लीट हो सकती है, और वो हमारे पास हाइड्रोजन से जुड़ा है तो भी इसकी वैलेंसी, क्योंकि इसका अप्रॉक्सीमेट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.4 होता है और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.2 होता है, तो इसलिए हम अप्रॉक्सीमेट मानते हैं कि ये इक्वल ही है। ठीक है, फिलहाल इसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि अगर ये आपको कंफ्यूज करता है तो आप इसे इग्नोर कर दीजिए, फिलहाल इतनी चीजों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल जो कि जिसके एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल हो, इस वजह से उसे हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब यहां पर हमने हेडिंग लगाया है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, यानी कि एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच के इंटरैक्शन को ही हम क्या कहेंगे कि वह हमारे पास है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन या फोर्स है। ठीक है, हमने पिछले वाले हेडिंग में देखा था कि आयन डाइपोल फोर्स, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन के बारे में देखा था। तो अब यहां पर हम आयन की जगह पर केवल डाइपोल यूज कर रहे हैं, यानी कि एक पोलर मॉलिक्यूल यूज करने वाले हैं। तो ऐसा सिचुएशन में आप लोग लिख सकते हैं कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स आर द फोर्स बिटवीन ए पोलर मॉलिक्यूल एंड ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एंड व्हेन, यहां पर भी सेम प्रोसेस होगा। प्रोसेस में क्या होगा कि हमारे पास जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल के संपर्क में आता है तो यहां पर यह जो पोलर मॉलिक्यूल होता है वह नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर पॉजिटिव पोर्शन एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अगर पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जब हमारे पास जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वह जब हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तब क्या होगा, तब ऐसे सिचुएशन में जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होगा देन पोलर molecule attract electron cloud of non-polar molecule and therefore the polarity develops between the atoms of non-polar molecule and this type of interaction is known as, ठीक है, इसको ही हम क्या कहेंगे, इसको ही हम कहेंगे कि यह हमारे पास है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिलहाल जो लिखने वाली चीजें थी वो हमने देखा। अब यहाँ पर समझने वाली बातों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो नोट्स के लिए तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे कि हम H2O ले सकते हैं, तो हमारे पास H हो गया, O हो गया, H हो गया। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि यह एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है और इस पर डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है और इस पर भी हमारे पास डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब यह हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है और इसको हमें किसके कांटेक्ट में लाना है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में लाना है। तो हम सपोज करते हैं कि जैसे Br2 हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है इसमें दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, इनके जो बिहेवियर होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह होगा।
बट यहाँ पर जैसे ही यह एक पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा, एक दूसरे के करीब आएंगे, तो यहाँ पर जो हमारे पास इंटरेक्शन बनेगा वो चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस चार्ज है, तो यह क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे उसे रिपल करेगा, यानी कि वह इस ब्रोमीन की तरफ क्या करेगा, ढकेलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जब यह इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर वह इस ब्रोमीन की तरफ हल्का सा पार्सली शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यह जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा वह एक डाइपोल की तरह बिहेव करने लग जाएगा, या फिर इसमें एक पोलैरिटी डेवलप्स हो जाएगी, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। तो जब यह एक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगेगा तो इस प्रकार के इंटरेक्शन को ही हम क्या कहेंगे कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है। ठीक है, क्योंकि यह पहले से डाइपोल नहीं था, इसे डाइपोल इस डाइपोल की वजह से, इस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से डेवलप करना पड़ा, इंड्यूस्ड करना पड़ा। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि यह डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और आप लोग समझ सकते हैं कि जब डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल या फिर एक पोलर एंड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन काम करता है, तो इस प्रकार के इंटरेक्शन या फोर्स को हम कहते हैं कि यह पोलराइजेशन इफेक्ट है। ठीक है, बट यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ना ही आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। ठीक है, बस ये आप लोग समझ सकते हैं, ये एक हाई लेवल की चीज़ें हैं। ठीक है, जो आप एग्जाम वगैरह के लिए पढ़ते हैं, बट यहाँ पर आपको इतनी बातें समझनी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अब आप लोग लिख सकते हैं, इतनी बातें समझ गए होंगे। जो चीज़ें यहाँ पर कॉन्सेप्ट में मैंने समझाया वही चीज़ें ऊपर मैंने नोट्स के फॉर्मेट में लिखवा दिया है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो यही एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल में आप बना सकते हैं क्या कि when Br2 molecule, ठीक है, molecule comes in contact, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर बॉन्ड नहीं बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पेस के थ्रू पोलराइजेशन हो रहा है, स्पेस के थ्रू यहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ध्यान रखना कि बॉन्ड के थ्रू नहीं बल्कि स्पेस के थ्रू चीजें हो रही हैं। तो व्हेन Br2 मॉलिक्यूल कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ H2O या वाटर मॉलिक्यूल, देन दिस टाइप, ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन, तब इसको ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं कि यह हमारे पास है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन या फोर्स कहते हैं। ठीक है, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर हमने इतनी चीज़ों पर बात कर लिया, आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, हमने अपने चारों प्रकार के वान डेर वाल फोर्सेस को पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस कर लिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वान डेर वाल फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि एक हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वान डेर वाल फोर्सेस से क्वेश्चन बनता है। तो ये चारों प्रकार के वान डेर वाल फोर्सेस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब चलिए इसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, उन चीज़ों पर भी बात कर लेते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वान डेर वाल फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं। तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दीजिएगा, फैक्टर्स affecting वान डेर वाल्स फोर्सेस या इंटरेक्शंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वान डेर वाल फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टे फ्रेश। ओके, कॉन्सेप्ट को समझना है, बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स, आप लोग एक सेंटेंस ऐसे बना लीजिए कि देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट वान डेर वाल फोर्सेस। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला फैक्टर पर अगर हम बात करते हैं तो वो होता है टेम्परेचर।
ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास टेम्परेचर पर बात करते हैं, प्रेशर पर बात करते हैं, तो वो हर एक रिएक्शन में, हर एक मॉलिक्यूल में, हर एक गैसेस में क्या करता है, अफेक्शन डालता है। ठीक है, तो टेम्परेचर पर भी बात कर लेते हैं। टेम्परेचर, एक मिनट स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि टेम्परेचर कैसे इस पर प्रभाव डालेगा, इस बात पर ध्यान रखना है आप सभी को। देखो बच्चों, क्या होता है कि हम सपोज करते हैं गैसेस मॉलिक्यूल के बीच क्या कर रहा है, वान डेर वाल्स फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, सपोज करते हैं, क्योंकि ऐसा करने में हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो जब टेम्परेचर पर अगर हम बात करते हैं और गैसियस मॉलिक्यूल है, तो हम एक कंटेनर में, एक कंटेनर मतलब क्या, कोई भी एक हमारे पास बर्तन हो सकता है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, गैसेस मॉलिक्यूल को रख दिया। ओके, अब उसके हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। ओके, ध्यान से सुनना, चीजों को समझना। जब हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैसेस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यह कहता है कि गैसियस जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत ही तेजी से मोशन करने लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमने वान डेर वाल्स फोर्स को यह समझा है कि जब ये वान डेर वाल्स फोर्स तब काम करते हैं जब गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्टेंस हो गया तो ऐसा सिचुएशन में वान डेर वाल्स फोर्स काम नहीं करता, और मैंने आपको रेंज भी बताया था। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर दोनों मॉलिक्यूल बहुत ही तेजी से गति करने लगेंगे तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में बहुत कम समय के लिए रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में बहुत कम समय के लिए रहेंगे तो इसमें जो वान डेर वाल्स फोर्स काम करेगा वो भी बहुत ही कम समय के लिए काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड, ठीक है, द मैग्नीट्यूड एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ वान डेर वाल्स फोर्स, ठीक है, वान डेर वाल्स फोर्स डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में वान डेर वाल्स फोर्स जो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, स्ट्रेंथ होगा, यानी कि उसका पावर जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये टेम्परेचर से हमने देखा कि क्या प्रभाव पड़ेगा। अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि अगर प्रेशर को हम बढ़ाते हैं तब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। ठीक है, तो हम फिर से वही बात करेंगे कि हम एक कंटेनर में गैसियस मॉलिक्यूल को रख लेते हैं। ठीक है, और उसके हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ओके, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमने एक बर्तन में एक गैसियस मॉलिक्यूल को रख दिया है। अब उसको हम किसी पिस्टन से क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, ताकि जो हमारे पास एरिया है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कहेंगे, जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, कम होने लग जा रहा है। तो जब वॉल्यूम कम होने लग जा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में जो गैसियस मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आने लग जाएंगे। तो जब गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आने लग जाएंगे तो वान डेर वाल्स फोर्स क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो यही बात तो हमने समझा है कि वान डेर वाल्स फोर्स जब गैसियस कोई भी दो मॉलिक्यूल या एटम एक दूसरे के दूर रहेंगे तो वो वान डेर वाल्स फोर्स उतना ही कम काम करेगा, और जब एक दूसरे के करीब आएंगे, ज़्यादा समय के लिए रहेंगे एक दूसरे के पास, तो वो वहाँ पर ज़्यादा तेजी से काम करता है। ठीक है, तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे किसी भी कंटेनर में तो गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, और ऐसे सिचुएशन में जो वान डेर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ होगा, यानी कि पावर जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड, ठीक है, द मैग्नीट्यूड एंड द स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ वान डेर वाल्स forces increases with increase, ठीक है, with increase in pressure।
ओके, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा हमारे पास जो वान डेर वाल्स फोर्स का स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड होगा वो भी बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो ये हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं अपने एक तीसरे मेजर फैक्टर पर। हम यहाँ पर मेजर फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा माइनर फैक्टर्स भी काम करते हैं, बट माइनर फैक्टर्स पर हम यहाँ पर नहीं बात करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेजर फैक्टर यह भी हो सकता है मॉलिक्यूलर साइज। अगर मॉलिक्यूल का जो साइज होगा या एटम का जो साइज होगा वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, समझना इस बात को। अगर हमारे पास 2 एटम्स हैं, ठीक है, और दोनों बहुत बड़े बड़े एटम्स हैं, तो वो एक दूसरे के करीब जब आएंगे तो थोड़ा कम दूर पर भी आएंगे तो भी वो एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। जबकि अगर 2 छोटे छोटे एटम्स हैं तो उन्हें एक दूसरे को करीब आने के लिए वो काफ़ी लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोज उन्हें आना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर साइज भी क्या करेगा, वान डेर वाल्स फोर्स को अफेक्ट करेगा। जितना मॉलिक्यूलर साइज छोटा होगा वान डेर वाल्स फोर्स उतना ही कम हो जाएगा, और जितना बड़ा मॉलिक्यूलर साइज होगा वहाँ पर वान डेर वाल्स फोर्स उतना ही तेज़ी से, उतना ही अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि the magnitude and the strength of van der Waals forces, ठीक है, increases with increase in molecular size, ठीक है, molecular size। ओके, आप लोग सेंटेंस को लिख लीजिएगा, मैं सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी 2 बार सेंटेंसेस को लिख चुके हैं। बस यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम कर रहा है उसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब नोट डाउन करते वक्त ऐसा मत करिएगा कि ऊपर वाला फैक्टर ही लिख लीजिएगा, जो नीचे फैक्टर मैंने लिखा है उसे लिखिएगा। ओके, तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर हमने वान डेर वाल्स फोर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने वान डेर वाल्स फोर्स को कंप्लीट कर लिया है, हमने सब कुछ डिटेल से समझ लिया है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके प्रकार के बारे में, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं, इन सभी चीज़ों पर हमने बात कर लिया है। तो अब ये टॉपिक हमारा यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। और जो हमारे पास अगला लेक्चर आएगा उसमें हम या तो डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं या फिर हम हो सकता है लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बॉर्न हाइबर साइकिल के बारे में भी समझना है। तो चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।